प्रणाम। आबि गेलहुँ फेरसँ अन्तर्जालक पड़ुआ काकाक आभासी चौकी परसँ चौकीबाजी करऽ। हफ्ता दिन जाए देर नहि लागै छै। आइ 15हम चौकीबाजी अइ। आइ फरवरी के 4 तारीख सन 2021, माघ 22 गते 2077, बृहस्पति दिन, हिन्दीमे गुरुवार कहै छै। आइ आम हड़ताल छलै। ओली जी के विरोधी सब, प्रचंड जी, माधव नेपाल जी सब मिल कऽ ट्रक सबमे तोड़फोड़ भेलै। एकटा टैक्सी के जरा देलकै। प्रचंड जी सड़क पर चूड़ा फाँकैत देखेलाह। ओली जी अपन सेना मेना के सड़क पर उतारलखिन विरोध करेला। काल्हि ओली जी के विरोध प्रदर्शन छनि। तऽ नेपालमे तऽ ई अस्थिरता बढ़ि रहल छै। कतऽ जेतै एखन कहनाइ मुश्किल छै, लेकिन कष्टके दिन जेना बुझाइए किछु दिन रहत। एकर समाधान एतेक आसानीसँ निकलऽवला नहि छै। हवा पानीके बात करब तऽ आइ तऽ नीकसँ रौद उगल छलैए। वातावरणविद सबके, मौसमविद सबके कहनाम छै जे काल्हिसँ 2 दिन पानिओ पड़तै, पहाड़ पर बरफ सेहो पड़तै आ झाँप तोप केने रहतै। अपनो सब दिसके लेल कहल गेल छै जे पानि पड़ऽ सकैए। तऽ बुझाइए ओली जी के जे सभा हेतै ओहिमे रेनकोट पहिर कऽ लोक एतै कि देखियौ दरबार मार्ग परसँ डिवाइडर हटायल गेल छै। तऽ बात भेल जे मैथिलीमे तऽ चौकीबाजी कहिए रहल छी। आइ चौकीबाजीके चारपाईबाजी बना देल जाय। तकर कारण छै एकटा तऽ की जे पहिल बात, ई गंडकसँ पश्चिमके जे मधेसी, हम अहाँ तऽ रामचरितमानस पढ़ने, हनुमान चालीसा पाठ कऽ कऽ बढ़ल, तऽ हमरा अहाँके अवधी भाषा बुझऽमे ओतेक दिक्कत नहि होइए। पूरबिया जकरा कहै छै, काशीके भाषा कहै छै जे भोजपुरी आ अवधी दुनू मिलल, तऽ पूरबिया भाषा कहै छै ओकरा। ताहि दुआरे कबीरके अवधके लोक कहै छथिन जे हमर कवि, आ भोजपुरी भाषी कहै छथिन हमर कवि। तहिना जब मृत्यु भेल रहै कबीरके तऽ कहल जाइ छै जे मुसलमान कहै जे नहि हम एकरा दफनेबै, आ हिन्दू कहै नहि हम एकरा जरेबै। एकटा उज्जर कपड़ासँ जे झाँपल रहै ओकरा उठेलकै तऽ नीचाँ फूल भेटलै। तऽ ई क्रान्तिकारी व्यक्ति पर सबके हक लगै छै। ताहि दुआरे तुलसीदास अवधिके होइतोमे हमरो अहाँके छथि। हिन्दी कहै छै ने, हिन्दीके पुरान कवि, जायसीसँ लऽ कऽ तुलसीदाससँ लऽ कऽ अवधिके कवि तक मानऽ ला नहि तैयार। तऽ अवधी भाषाके हिन्दी मानि लेने छै, किया तऽ बिना अवधिके हिन्दीके अस्तित्व नहि छै। तऽ भोजपुरी भाषी सब जेना हम अहाँ भोजपुरी बुझि जाइ छियै तऽ ओसब मैथिली बुझि जाइ छथिन, दिक्कत नहि होइ छै। पूरबिया आ अवधी भाषीके लेल एक बेर भेल जे चौकीबाजी नहीं चारपाईबाजी करी। चौकी मैथिली का एक शब्द है। अब मैं हिंदी में बोलूँगा। अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो चौकीबाजी का अर्थ बतलाना पड़ेगा। चौकी मैथिली में चारपाई, काठ की चारपाई होती है, उस पर बैठ के, अगर जाड़े में हो तो कमरे के अंदर, गर्मी में हो तो बाहर, जाड़े में भी कभी कभी धूप में बाहर, चारपाई पर बैठकर दुनियादारी की बातें होती है। तो उसके लिए हिंदी में पुलियाबाजी शब्द है, बंगाली में अड्डा है, मैथिली में मैंने उसको चौकीबाजी बना दिया। तो आप अवधी में इसको चारपाईबाजी कह सकते हैं। अवधी मुझे बोलनी नहीं आती है, समझ में आ जाती है। जैसा कि मैंने मैथिली में अभी कहा कि रामचरितमानस पढ़ के, हनुमान चालीसा पाठ करके बड़ा हुआ हूँ। किशोरी जी हैं और राम भगवान हैं, हम तो राम को गालियाँ देते हैं और कहते भी हैं, अनुरोध भी करते हैं, हे पहुना मिथिले में रहुना, वो भी कहते हैं। तो हमारी संस्कृति का अंग रहा है, जुड़ी हुई संस्कृति है।
विदेह और अवध की, मिथिला और अवध की। तो ये चारपाईबाजी पहली है, चौकीबाजी 15वीं है। और हिंदी में मैं आज की प्रस्तुति हिंदी में करने के पीछे मेरा दो मकसद है। पहला तो ये कि गंडक से पश्चिम के जो लोग हैं उनके साथ भी कुछ अंतरंग बातें हों, और दूसरी बात है मेरी हिंदी में भी जंग लग गई है। वैसे भी हिंदी कुछ खास अच्छी कवि से रही नहीं है, औपचारिक पढ़ाई तो हिंदी में कभी हुई नहीं। प्रेमचंद को पढ़ा, हरिवंश राय बच्चन को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, बादशायन को पढ़ा, गेय को, पत्रिकाएं दिनमान से लेके धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, हंस, नाम लेते चले जाए तो बहुत सारी आएगी। हिंदी की अखबारें पटना से निकलती थी, प्रदीप, आर्यावर्त। तो हिंदी पढ़ी है अनौपचारिक रूप से, न स्कूल की पढ़ाई में कभी हिंदी पढ़नी पड़ी और ना ही कॉलेज की पढ़ाई में। ज़्यादातर भाषा तो कहने के लिए नेपाली में कहा जाता था, मगर स्कूल में मैथिली में पढ़ाई जाती थी। कुछ शिक्षक थे जो हिंदी में भी पढ़ाते थे। पुस्तकें नेपाली में होती थी, अंग्रेजी में होती थी, और कॉलेज यूनिवर्सिटी की सारी पढ़ाई तो अंग्रेजी में हुई। तो मेरी हिंदी कभी से अच्छी नहीं रही है, उसमें भी अब जंग लग गई है। तो एक रहा कि थोड़ा अभ्यास भी हो जाए। पहले तो भैरवा, तौलिहवा, नेपालगंज तक कभी कभी हिंदी बोलने का मौका भी मिलता था, जबकि होटिंग होती थी काफ़ी कि नेपाली बोल्नुहोस्, नेपाली बोल्नुहोस्। कुछ मधेसियों में भी नेपाली के प्रति लगाव पैदा हो गया है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो एक तो वो है, और तीसरी बात यह है कि आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो मेरी इच्छा हुई कि मैथिली भाषी के बाहर भी ये बात, इस पर थोड़ा विचार हो। एक जो बात है, अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें काफ़ी सारे मधेसियों का ये है कि भाई ये तो हमारी लड़ाई नहीं है। पुष्पकमल दहाल और माधव कुमार नेपाल एक और है, दूसरी ओर है ये खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। तो ये ओली जी और दहाल जी की लड़ाई में, दो पहाड़ी बाहुनों की लड़ाई में कि कौन राजा बनेगा और कौन पानी भरेगा, कौन रानी बनेगी और कौन पानी भरेगी, इसमें हम क्यों पड़ें। तो उसमें मेरा ये कहना है कि ऐसा होता नहीं है। कहीं भी अगर गलत काम हो रहा हो तो उसका विरोध करना सबका कर्तव्य बनता है, देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी। मगर निम्न मध्यम वर्ग में, वंचितों में एक किस्म की अंग्रेजी में कहते हैं कि लुम्पेन बुर्जुआ, ये लुम्पेन बुर्जुआ निम्न मध्यम वर्ग की लापरवाही के लिए तुलसीदास ने मंथरा के मुंह से करवाया है कि कोहु नृप हो हमहु का हानि, चेरी छोड़ी न हो रानी। क्योंकि उसकी तो नौकरी है, जो राजा होगा उसके यहाँ नौकरी करनी है। तो जो सर्वहारा है उसको भी दिक्कत होती है कि शासक अगर क्रूर हुआ तो उसके पेट पर लात पड़ेगा। जो बड़े हैं उनको होगा कि विरोधी अगर राजा हुए तो उनकी दिक्कतें कुछ बढ़ेगी। मगर जो ये मध्यम वर्ग है, इसको लगता है कि हमारी तो नौकरी है, हमारा तो पेंशन है, हमारी तो दुकान चलती है, हम तो अपना बस चलाते हैं, खलासी हैं किसी गाड़ी में, सहयोगी हैं किसी के दुकान में, सहयोगी हैं, तो हमारे जीवन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई रानी हो, कोई पानी भरे, इससे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से इसी लुम्पेन बुर्जुआ को, निम्न मध्यम वर्ग को, जो तानाशाह होते हैं, इनको ये लोग अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। इनमें भी चेतना आनी जरूरी है कि सर्वहारा से कुछ ज्यादा ऊपर हम भी नहीं है। सर्वहारा की जो दिक्कतें हैं, सबाल्टर्न जो कहते हैं, अधीनस्थ वर्ग, कोलोनाइज्ड लोग हैं, उनसे हमारी दिक्कतें मिलती जुलती हैं, कुछ सुरक्षा हमारे होते हुए भी। तो अभी ओली का विरोध करना कर्तव्य बनता है।
इसके बाद भी लड़ाई तो करनी है ही, सत्ता में काठमांडू में जो हो। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो लाइन से बाहर जाने लगे, तो उन लोगों से निवेदन है कि आप मैथिली में सुनना चाहते हैं और आपको दिक्कत आ रही है ओली को विरोध करने में, तो मैथिली ठाकुर का समदाउन सुनिए मैथिली में। मैं लिंक रख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक भांजे हैं, दिल्ली में रहते हैं, काफ़ी नाम कमाया है। उनकी एक गीत मैंने सुनी थी, मामा यो कन खैनी दिया। अब वो दिल्ली में रहते हैं, मैं काठमांडू में हूँ। अगर बगल में रहता तो मैं कहता कि भांजे बस इतना मत करो, इस लोकप्रियता के चक्कर में भोजपुरी जैसे समृद्ध भाषा को बहुत नीचे खींच लिया। अब मैथिली को उस स्तर पर नहीं ले जाओ, कभी कभार एक दो गीत ऐसा भी ठीक है, मगर गरिमा को बनाए रखना। जो सस्ते गायक हैं उनको जल्दी लोकप्रिय होना है, मगर प्रवेश मलिक तो अब एक स्थापित नाम है। मगर फिर भी सुनने में बहुत अच्छा लगा, मामा से खैनी मांग रहा है भांजा, तो झुंझलाहट तो होती है मगर सुनने में अच्छा है। तो मैं लिंक बॉक्स में रख दूंगा। अगर इससे आगे आपको सुनने में दिक्कत हो तो यूट्यूब में ही जाके गाने सुनिए, और भी बहुत सारे गाने हैं। मगर मैं जो आज कहने जा रहा हूँ वो मेरी हिंदी में, कुछ अल्फाज उर्दू के होंगे, कुछ शब्द खड़ी बोली के। मेरी हिंदी में न मीठी सेवई बन पाती है और ना ही नमकीन खिचड़ी, मगर जो है सो है। दूसरी बात जो नेपाल के अंदर की बात थी, अंदरूनी बात थी, दूसरी बात मैं करना चाह रहा था कि पड़ोसियों के बारे में भी मधेशियों को रुचि रखनी जरूरी है। अब पड़ोसी की परिभाषा देख लें, दूरियां और नज़दीकियां बदल गई है। एक समय था जब आप बगल वाले से आग मांगते थे, नमक मांगते थे, चाय के लिए चढ़ा दिया है तो चीनी मांग के ले आते थे, चाय की पत्ती मांग के ले आते थे। मगर पड़ोसी से अगर संबंध अच्छा नहीं हुआ तो तीसरे पड़ोसी के पास जाते थे, चौथे पड़ोसी के पास जाते थे। तो पड़ोसी का संबंध, नज़दीकियां और दूरियां ये बदलती जा रही है। अब हिंदुस्तान का देख लीजिए, पड़ोसी पाकिस्तान है मगर संबंध इतना अच्छा नहीं है कि कह सके कि पड़ोसी का संबंध है। नेपाली में कहते हैं मर्दा पर्दा काम लागने, ऐसा तो कुछ है नहीं पाकिस्तान के साथ। पड़ोसी चीन है, उनके साथ भी ऐसा कुछ संबंध नहीं है। मगर दूर की बात करें तो जापान के साथ नज़दीकी बन रही है, अमेरिका के साथ नज़दीकी बन रही है, फ्रांस के साथ नज़दीकी बन रही है, रूस के साथ काफ़ी समय से नज़दीकी रही है। तो दूरियां नज़दीकियां पड़ोसी का, तो नेपाल के पड़ोसी की बात करें तो भारत तो खैर है ही, अमेरिका है, विलायत है, चीन भी है। मगर नए पड़ोसी नेपाल के बन गए हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जहाँ हमारे बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, मलेशिया है, दक्षिण कोरिया है, बहुत सारे। पहले ऐसा होता था, मेरे गांव के लोग गुवाहाटी कलकत्ता जाते थे, हरियाणा पंजाब जाते थे, गुजरात महाराष्ट्र पहुंचने लगे थे, मगर अब कोई नहीं जाता है। अब सारे के सारे अरब देश जाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। बल्कि पहाड़ के, पश्चिमी पहाड़ के लोग अभी भी ज़्यादातर, काला पहाड़ कहते हैं, हिमाचल प्रदेश की ओर या लेह की ओर या फिर उत्तरांचल जाते हैं अभी भी। हमारे गांव से लोग बहुत कम हो गया है, कोई नहीं जाता ऐसी बात नहीं है, बहुत कम हो गया है। तो हमारे लिए तो पड़ोसी अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, पड़ोसी मलेशिया है। मगर बहुत और कारणों से, धर्म के कारण से, संस्कृति के कारण से, भाषा के कारण से, खान पीन के कारण से भारत सबसे नज़दीक का पड़ोसी है। और वो नेपाल के लिए जो कहें, मधेशियों के लिए तो कुछ ऐसा रहा है कि मेक्सिको में कहा जाता है, हे ईश्वर तुमसे कितना दूर,
और हे परमेश्वर अमेरिका कितना नज़दीक। तो अमेरिका के नज़दीक होने से ईश्वर से दूरी बढ़ जाती है, भाग्य कमज़ोर हो जाता है। तो मधेशियों का रिश्ता भारत के साथ कुछ ऐसा रहा है। कहने के लिए तो कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध है, मगर भारत ने हमेशा, दिल्ली ने हमेशा मधेशियों की जगह काठमांडू को अपने नज़दीक का माना है। कुछ कारण भी है उनके लिए। जो खून बहाते हैं गोरखाली हैं, उनका जो हिंदुत्व का संबंध है, लड़ाके हैं, वो भी गोरखाली हैं। यद्यपि 1857 में गोरखालियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विरोध किया था। पंजाब में जालियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाने वाले गोरखाली थे, मगर वो अब इतिहास हो गया। अभी कारगिल में भारत तिरंगे के लिए खून कोई बहाता है तो गोरखाली होता है। श्रीलंका में जाके खून बहाने वाला गोरखाली होता है। उत्तर पूर्व में गोरखाली होता है। तो उनकी नज़दीकी पहाड़ से कुछ ज़्यादा है। मधेश से ऐसा है कि ईश्वर से कितने दूर और भारत से कितने नज़दीक की स्थिति है। अच्छी बातों का असर देर से होता है, बुरी बातें जल्दी फैल जाती है। मोदी जी सत्ता में सन 2014 में आए और मधेशियों के और बुरे दिन उसके साथ शुरू हो गए। आए पहली बार नेपाल में, बहुत दिनों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री आया था। बड़े मजे किए, काठमांडू में एक शब्द मधेशी का उच्चारण नहीं किया। दूसरी बार आए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बहाने, मधेशी नेताओं को बुला बुला के डांटा कि भाई मिल के रहो, ये देश पहाड़ियों का है। तीसरी बार आए फिर वही बात हुआ। चौथी बार जब आए तब भी वही किया जो पहले से करते आए थे। ओली जी ने उनको क्या कहें, उन्होंने ओली जी को कोली वंश का उत्तराधिकारी बना दिया और ओली जी ने उनको सिरमौर बना दिया। जैसे कि मधेशी के नेता भी मोदी जी ही हो और मधेशियों के लिए भी जो बात करेंगे वो मोदी जी से करेंगे, मधेशी के राजनीतिक कर्मियों से नहीं करेंगे। तो मोदी जी जब से आए हैं मधेशियों के बुरे दिन शुरू हो गए। सन 2015 में जब संविधान बन रहा था, कुछ मधेशी राजनीतिक कर्मियों ने दिल्ली में जाके कहा कि भाई देखिए हमारे लिए कुछ बोल दीजिए, हम लोग तो लगे रहते हैं, हम तो अपने भाई बांधव है। तो कुछ नहीं किया, क्योंकि पहाड़ी राजनीतिक कर्मियों ने, शेर बहादुर देउबा ने, सुशील कोइराला ने, ओली जी ने, सब ने कहा था कि हम हिंदू राज्य बनाएंगे। बस इतने में मोदी जी खुश हो गए। बनाया कुछ नहीं, जो करना था उनको किया। और जब वक्त रहते कुछ किया नहीं, कारवां गुजर गया, तो हाय तौबा मचाने के लिए एस जयशंकर को काठमांडू भेज दिया। बेचारे की काफ़ी तौहीन हुई और वो गुबार देख के लौटने को मजबूर हो गए दिल्ली। गुस्सा आ गया फिर हिंदुत्ववादियों को दिल्ली में। तो उन्होंने मधेशियों से कहा कि आप ये नाके बंद करो। तो नाकाकशी शुरू हुई। उसमें भूमिका क्या थी भारत की सब जानते हैं। यद्यपि नैतिक जिम्मेवारी मधेशी राजनीति कर्मियों को लेना होगा, क्योंकि उनके नाम पर नाकाकशी हुई थी। फिर नई दिल्ली ने क्या किया, काठमांडू से उनकी बात बन गई। तो नेपाली में कहते हैं कांकरो को लहड़ा में चढ़ायर ठाकुरो जी की दिने। हिंदी में अनुवाद कुछ मुश्किल है। ककड़ी, क्यूकम्बर, ककड़ी नहीं, ककड़ी कुछ और होता है शायद। मैथिली में हम लोग खीरा कहते हैं, हिंदी में भी खीरा ही कहते होंगे। तो खीरा के लता पर चढ़ा के सहारे की लकड़ी तान दी और धड़ाम से मधेशी राजनीतिक जमीन पर गिरे। तब से मधेश की राजनीति आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो भारत का मधेशियों के प्रति जो रवैया रहा है, मोदी जी जब से आए हैं नीचे की ओर जा रहा है और कुछ अच्छा होने की संभावना भी नहीं दिख रही है। नेपाल के बारे में ही नहीं, भारत की अगर अपनी भी बात करी तो अभी अभी बजट आया है भारत का। शायद राहुल गांधी ने कहा कि 1% अरबपतियों के लिए बजट बना है
और वो बात कुछ सही नज़र आता है। जो लॉकडाउन लगा था, साल भर से बंदाबंदी, घरबंदी थी भारत में, तो जो भारत के खरबपति हैं, जिनकी संपत्ति हजारों नहीं लाखों करोड़ में है, उनकी संपत्ति में 35% की बढ़ोतरी हुई है। अर्थतंत्र में सिकुड़न हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सिकुड़न है उसका असर भी गरीबों पर पड़ा, और जो बढ़ोतरी खरबपतियों के संपत्ति में हुई, क्योंकि आर्थिक गतिविधि तो कुछ थी नहीं, लोगों की नौकरियां गई थी, व्यापार घटा था, तो उससे भी ज्यादा 35% से ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ है। ऐसे समय में अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि धनवानों पर आप कर कुछ ज्यादा लगाएं, उसको आप गरीब के हित के लिए खर्चा करें। मगर मोदी जी तो मोदी जी हैं, अंडानी अंबानी के गुमस्ता की तरह काम करते हैं। तो बजट जो बनाया है वो तो बस भगवान भरोसे है, जो राज्य की जिसे कहते हैं कि महान रत्न, नवरत्न जिसे कहा जाता है, उसको बेचने पर तुले हैं। क्योंकि टेलीफोन, ऑयल, इसमें जो एकाधिकार है गुजरात के कुछ व्यापारियों को, या फिर विदेश में रहने वाले नॉन रेजिडेंट इंडियंस की, उनके हित के सुरक्षा के लिए बजट बनाया है। और संघीयता को कमजोर करने के लिए कृषि के नाम पर जो कर लगाया है उसको केंद्र के संघीय सरकार के अंदर ले गए हैं। तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। उनको शायद ये भी अपेक्षा थी कि अभी जो किसान विरोधी कानून जो है वो है ही, बजट से भी उनका कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। तो किसान आंदोलन सितंबर से चल रहा है, इतना लंबा हो गया। कभी सड़क पर कील बिछाते हैं, गड्ढे खोदते हैं। अपने किसानों का कभी कहा जाता था कि जय जवान जय किसान। अब तो न जवान का भारत रहा न किसान का भारत रहा। जवान गलवान में है। मोदी जी चीन के साथ व्यापार करते हैं, उनको कहते हैं कि आइए हमारा रेलवे लाइन बिछाइए। जवान वहाँ अरुणाचल में लड़ने जाते हैं, चीनिया वहाँ आकर के गांव बसाते हैं, और मोदी जी अपना गीत गाते हैं दिल्ली में बैठ के। तो न जवान का रहा और न किसान का रहा। कहने को तो कहते हैं नहीं, मंडी वाले की बात नहीं है। ये जो बड़े पूंजीपति है, हो सकता है शुरू में किसान को कुछ सुविधा दे, मगर बाद में जब उनका एकाधिकार कायम होगा तब उस किसान का वो शोषण करने लग जाएंगे। देखिए, हवा दे दिया था भारत में धनपतियों को, टेलीविजन, रेडियो। फिर ऊर्जा दे दिया था धनपतियों को, चाहे वो पेट्रोलियम का नाफा क्षेत्र को निजीकरण के नाम पर देने पर हो, या फिर बिजली का उत्पादन हो, वितरण हो, ऊर्जा भी दे दिया था। उसके साथ साथ जल भी आहिस्ते आहिस्ते पूंजीपतियों के देने का काम शुरू हो गया था। आकाश, जो टेलीफोन कहते हैं या फिर इंटरनेट कहते हैं, उसमें तो किसका एकाधिकार हो गया है हिंदुस्तान में, सबको मालूम है। पंच तत्व में एक मिट्टी बाकी रह गई थी। मिट्टी पकड़ के किसान बैठे हैं और उनको भारत सरकार कह रही है कि हम मिट्टी भी तुम्हारी नहीं रहने देंगे। तो भारत एक कहाँ जा रहा है कहना मुश्किल है। विदेश नीति में विचलन ऐसा ही है। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के एक युवा अभियानी है स्वीडन के, ग्रेटा थनबर्ग। उन्होंने किसान के समर्थन में एक ट्वीट किया और गांधीवादी रास्ता अपनाने के लिए अनुरोध किया, और उस पर षड्यंत्र का मुद्दा ठोक दिया है। ये दिल्ली में कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं? गांधी का देश गोडसे पूजकों के हाथ में कैसे दे दिया हिंदुस्तानियों ने?
ओहि पार के लोग सब छी तऽ कनि विचार कयल जाओ किशोरी जी पर, कनि ध्यान कऽ कऽ जे धर्म बहुत बड़का बात है, धर्म बहुत बड़ी बात है, धर्म से दुनिया टिकी है, ये बात बिल्कुल सही है, मगर धर्म मानवता के रक्षा के लिए है। धर्म के रक्षा के लिए मानवता का त्याग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एकम सत्यम विप्रा बहुधा बहुधा बदंते कहा गया है। जब बहुधा बदंते है तो उसके नाम पर आप मानवता का परित्याग नहीं कर सकते हैं। एक समय था भारत जब विश्व गुरु हुआ करता था, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता के नाम पर। गुट निरपेक्षता का ये अर्थ नहीं था कि आप सिर्फ कुछ किसी गुट में नहीं लगे, चाहे अमेरिका का हो व तत्कालीन सोवियत रूस का हो। उसका अर्थ ये था कि सत्य के लिए, अपने हित के लिए, गरीब देश उपनिवेशवाद से जो स्वतंत्र हुए हैं उनके हित में जब सोवियत रूस बोलेगा हम उसके साथ रहेंगे, विरोध में बोलेगा उसका विरोध करेंगे, अमेरिका समर्थन करेगा उसके साथ रहेंगे, विरोध करेगा तो हम भी उसका विरोध करेंगे। तो भारत एक विश्व गुरु था। कीनिया, इथोपिया, अफ्रीका के बहुत सारे देश, एशिया के बहुत सारे नव स्वतंत्र देश भारत की ओर देखते थे कि भारत किधर जा रहा है, शिक्षा का प्रयोग क्या हो रहा है, संघीयता का प्रयोग क्या हो रहा है, स्वास्थ्य सेवा का प्रयोग क्या हो रहा है, और उससे सीखने की चेष्टा करते थे। मैं विद्यार्थी था तो 100 से ज़्यादा देश के विद्यार्थी भारत में पढ़ने आते थे और गरीब भारत भी उनको सहयोग किया करता था। अब जबकि सन 50-60 के दशक में, 70 के दशक तक भारत को कटोरा लेके घूमना पड़ता था। अन्न के लिए, गेहूं का सहयोग के लिए कटोरा लेके अमेरिका के आगे, शस्त्र के सहयोग के लिए इंदिरा गांधी कटोरा लेके सोवियत रूस के आगे, मगर फिर भी नैतिक रूप से स्वतंत्रता के पक्ष में, स्वाधीनता के पक्ष में भारत खड़ा होता था। अब देखिए, भारत का अर्थतंत्र बड़ा है, मगर फिर भी विश्व गुरु के नाम पर अमेरिका के पीछे, जापान के पीछे पूंछ हिलाते हुए नजर आते हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि है ये भी विकसित करना जरूरी है। जो गोडसे भक्त हैं ये नहीं समझते हैं कि भारत दुनिया का केंद्र नहीं है। हर देश को लगता है कि हम ही दुनिया के केंद्र हैं और दुनिया हमारे ही चारों तरफ घूमती है। भारत को भले ही लगे वो केंद्र है, मगर वो केंद्र नहीं है। विश्व दृष्टि विकसित करना पड़ेगा, जो कि अभी बर्मा पर आ जाए उसके बारे में दिखाई नहीं पड़ रही है। चीन तो समर्थक है वहाँ के सैनिक शासन का, कह दिया कि सामान्य कैबिनेट का हेर फेर हुआ है, मगर ये तो है नहीं। सेना के नियंत्रण में तो शासन था ही। सन 2008 के संविधान से बर्मा का सैनिक नेतृत्व निर्धारण करता था कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, उम्मीदवार कौन होगा, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा। संसद में 25% मनोनीत करते थे। आंग सान सूची को राष्ट्रपति इसीलिए बनने नहीं दिया गया। मगर इतना भी उनके जो जनरल हैं वो रिटायर होने को है, 10 वर्ष तो हो गए उनको सेना को नेतृत्व दिए हुए। उनको लगा कि आंग सान सूची रही तो मुझे राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे। मिन आंग लॉन्ग यच उनके नाम में चुप रहता है। तो उनको लगा कि राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे तो खारिज कर दिया। वैसे आंग सान सूची भी कुछ प्रजातंत्र के लिए ज़्यादा नहीं कर रही थी। रोहिंग्या के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी और मानव हत्या के अपराध में सेना का प्रतिरक्षा किया था। वो अपनी जगह है। तो आप कहेंगे कि नहीं, हम आंग सान सूची का समर्थन नहीं करते थे इसीलिए हम सैनिक शासन का विरोध नहीं करेंगे, तो ये गलत होगा। जैसे यहाँ कहते हैं कि हम प्रचंड का समर्थन नहीं करते हैं, दाहाल का समर्थन नहीं करते हैं, तो ओली का विरोध नहीं करेंगे, ये गलत होगा। आप कहेंगे कि हम राहुल गांधी का समर्थन नहीं करते हैं तो मोदी का विरोध नहीं करेंगे, ये गलत होगा। गलत चीज का विरोध करना हर मानवीय
सोच वाले व्यक्ति का कर्तव्य बनता है तो बर्मा के सैनिक शासन का विरोध करना जरूरी है, जो कि भारत भी अच्छी तरह से अमेरिका कुछ आगे दिखा है। मगर कुछ क्या करना है, हमारे पड़ोसी है, अरुणाचल मिजोरम का वहाँ पर सीमा है, तो इनसे मिल के हमें रहना है। इस तरह का रवैया जो भारत का है उससे इसकी छवि नहीं बढ़ती है। और चीन तो अब कह ही रही है कि हम अब राज करेंगे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब कहा कि हम सैनिक नियंत्रण का विरोध करेंगे तो अपना वीटो लगा दिया चीन ने। अमेरिका की दिक्कत यह है कि वो थका हारा महाशक्ति है, तो कुछ उसकी भी सीमितताएं हैं। जो बाइडेन कुछ करेंगे आस तो है, मगर थकी हारी महाशक्ति कितना कर लेगी। तो सबको अपनी अपनी जगह से व्यक्तिगत रूप से भी इसमें लगना पड़ेगा। बातें बहुत सारी थी आज। मेरी जंग लगी हिंदी बोलने में लिंग का सबसे बड़ी समस्या हो जाती है हम लोगों के लिए। तो एक अभ्यास का मौका मिला, आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सब लोगों को। और हम मिथिला में कहते हैं जय 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 किशोरी जी। और नाक मुंह ढक के रखिए, महाव्याधि का जो जोखिम है अभी गया नहीं है। हाथ धोइए और सबसे मिल के रहिए और सत्य के पीछे खड़े होने में कोई हिचकिचाहट ना दिखाएं, ये अनुरोध है। क्योंकि कोई और दिक्कत में है और आप उसके पक्ष में खड़े नहीं होंगे तो आपको दिक्कत होगी, तो आपके पीछे कौन खड़ा होगा? किसान आंदोलन के पीछे खड़ा होना है, बर्मा के सैनिक शासन के विरोध में खड़ा होना है, और अभी ओली का विरोध करना भी मधेसी अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। फिर से धन्यवाद, प्रणाम।